नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी आर ओ की टेस्ट सीरीज है। ये हमने 3 टेस्ट कवर कर लिए हैं। टेस्ट 3 कवर कर लिए हैं। ये है चौथा टेस्ट हमारा अर्थशास्त्र का, यानी कि इकोनॉमिक्स का है। टेस्ट 4 3 कवर कर लिए हैं और चौथा ये टेस्ट है। देखिए हम देखते हैं 3 पार्टों में इस टेस्ट को। 140 क्वेश्चन होता है, तो पहले पार्ट में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड पार्ट में हम 50 देखेंगे, थर्ड में हम 40 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, यह खनन, बिजली और विनिर्माण के विकास का विवरण देता है। सेकंड है, इसमें इसे वाणिज्य और विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका जो आधार वर्ष है वो 2004-05 है। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2 और तीनों सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, इसमें जो खनन, बिजली, विनिर्माण, विकास का विवरण देता है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? वो किया जाता है सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, यानी कि NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? NSO। इसका जो आधार वर्ष है वो कब से कब तक है? तो वो है इसका 2011 से 12, 2011 से 12 इसका आधार वर्ष है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। यदि इसकी बात करें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की, तो इसका काम क्या है? एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। उत्पादन की मात्रा को मापता है, मात्रा को मापता है। और क्या काम है? व्यापक क्षेत्र और खनन प्रणाली, खनन और विनिर्माण बिजली, इसकी विकास दर को मापता है। और उपयोग पर आधारित क्षेत्र, जैसे कि मूल सामान, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, इनको भी मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ब्लू चिप शेयर या ब्लू चिप कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? फर्स्ट है, पूंजी बाजार उद्योग जगत में अत्यधिक ख्याति प्राप्त करने वाली कंपनियों के इक्विटी शेयर को ब्लू चिप कहते हैं। सेकेंड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 20 ब्लू चिप कंपनियां सूचीबद्ध हैं। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। तो कौन सा राइट होगा इसमें? कि पूंजी बाजार और उद्योग जगत में अत्यधिक ख्याति प्राप्त कंपनियों के इक्विटी शेयर को हम ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। ये तो ठीक है। सेकंड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 20 ब्लू चिप कंपनियां सूचीबद्ध हैं। नहीं, 20 नहीं है, कितनी हैं? 30 कंपनियां सूचीबद्ध हैं। तो आपका केवल 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि बात करें इसकी, तो इसका जो बाजार पूंजीकरण होता है वो अधिक होता है। बाजार पूंजीकरण क्या होता है ब्लू चिप कंपनियों का? पूंजीकरण अधिक होता है। ये जो कंपनियां होती हैं स्थिर तरीके की कंपनियां हैं, स्थिर कंपनियां बोलते हैं इनको। शेयर की तरलता अधिक होगी तो मांग भी अधिक होगी। शेयर तरलता अधिक होगी तो मांग भी क्या होगी? मांग भी अधिक होगी।
तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड छोटे निवेशकों के लिए लाभदायक होता है और कारण है इसका, यह पूर्ण रूप से निवेशक के जोखिमों को कम करता है और विनियोग पर उच्च प्रतिफल प्राप्त कराता है। हमारे पास ऑप्शन है दोनों सही, व्याख्या सही करता है, ए सही है आर गलत है, और दोनों सही है व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन डी है ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका दोनों राइट हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड छोटे निवेशकों के लिए लाभदायक होता है और पूर्ण रूप से निवेशकों के जोखिम को कम करता है, विनियोग पर उच्च प्रतिफल प्राप्त करता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दोनों सही व्याख्या सही करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि भारत में पहला म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो भारत में कौन सा म्यूचुअल फंड है, वो है आपका यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कब बना था? ये बना था आपका 1963 में बना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रतिभूतियों का सूचीकरण या सिक्योरिटीज की लिस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए शेयर को एक स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड कराया जाता है, और सेकंड है एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के बाद कंपनी को अन्य किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग या ट्रेडिंग की अनुमति नहीं होती है। ऑप्शन हमारे पास केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए शेयर एक स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड कराया जाता है, ये ठीक है। ये कह रहा है एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के बाद कंपनी को अन्य किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग और ट्रेडिंग की अनुमति नहीं होती है। नहीं, ट्रेडिंग की अनुमति होती है, तो इसमें आपका केवल 1 राइट होगा। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, शेयर की जो रिकॉर्डिंग ही सूचीकरण और लिस्टिंग कहलाती है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज कितने होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 2 स्तर पर देखने को मिलते हैं, एनएसई और बीएसई, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भी ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जो माना जाता है वो माना जाता है एनएसई को, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को माना जाता है। तकनीकी रूप से भी अग्रणी है। कहाँ है इसका मुख्यालय? मुख्यालय की बात करें तो ये है आपका मुंबई में, इसका भी और बीएसई का भी, दोनों का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ये जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। स्थापना कब हुई है इसकी हुई है स्थापना 1875 में इसकी स्थापना हुई है बीएसई की, और जो इसकी हुई है एनएसई की वो हुई है 1992 में। 1992। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शेयर वारंट के सामने दिया हमें शेयरों की संख्या को भविष्य में निश्चित मूल्य पर क्रय का अधिकार। बीटा के सामने दिया किसी भी प्रतिभूति की बाजार जोखिम के प्रति कमजोरी। ब्रिज लोन के सामने दिया है एक स्थायी वित्तीय व्यवस्था। केर्ब ट्रेडिंग के सामने दिया है प्रतिभूतियों में अवैध ट्रेडिंग। कौन सा राइट होगा?
बताएंगे। देखिए इसमें क्या है, ये ब्रिज लोन जो है ये एक स्थायी वित्तीय व्यवस्था नहीं है, ये अस्थायी वित्तीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, गिल्ट एज्ड को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली प्रतिभूति कहा जाता है। इस बाजार में प्रतिभूतियां जोखिम मुक्त होती हैं। हमारे पास ऑप्शन है, दोनों सही हैं, व्याख्या करता है, ए सही है आर गलत है, दोनों सही है व्याख्या नहीं करता है, ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इनको हम सरकारी प्रतिभूति बाजार के नाम से भी जानते हैं, सरकारी प्रतिभूति बाजार के नाम से भी जानते हैं। रिजर्व बैंक के माध्यम से इनको आरबीआई के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है इसमें। ठीक है, तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें आपका दोनों राइट हो जाएंगे, जोखिम मुक्त होती हैं और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली प्रतिभूतियां कहा जाता है। ऑप्शन दोनों राइट हो जाएंगे, व्याख्या भी सही होगी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार से संबंधित नहीं है? सेप्स, निफ्टी, सेंसेक्स, बीएसई। देखिए सेप्स की बात करें तो सेप्स में क्या है, ये होता है स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्रामर्स। तो ये शेयर बाजार से संबंधित नहीं है। निफ्टी, सेंसेक्स और बीएसई ये सब शेयर बाजार से रिलेटेड हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। ये क्या है? वित्तीय संतुलन को ठीक करने हेतु बनाया गया कार्यक्रम है। वित्तीय असंतुलन को ठीक करने हेतु बनाया गया कार्यक्रम। ठीक, निफ्टी के बारे में बात करें तो लोकप्रिय शेयर बाजार सूचकांक होते हैं, जैसे जिसे एनएसई द्वारा पेश किया जाता है। सेंसेक्स क्या है? ये भी शेयर बाजार का एक हिस्सा है। इसका जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष देखें तो इसका 1978 से लेके 1979 है। इसका जो आधार मूल्य था 1979 में, तो वो कितना था? वो 100 था। गणना, यदि इसकी गणना की बात करें तो बाजार पूंजीकरण भारत विधि से की जाती है। बाजार पूंजीकरण विधि से। भारत विधि से, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बीएसई के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही। हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति सभी वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन को संदर्भित करती है। और सेकेंड, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कठोर मौद्रिक नीतियों का अनुसरण किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें।
देखिए इसमें हेडलाइन मुद्रास्फीति सभी वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन को संदर्भित करती है, ठीक है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कठोर मौद्रिक नीति का अनुसरण किया जाता है, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जब मुद्रा का ज़्यादा प्रसार हो अर्थव्यवस्था में तो उसको मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, उससे वस्तुओं के मूल्य अधिक हो और मुद्रा का जो मूल्य है वो कम हो मुद्रास्फीति में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सहायता राशि 10,000 रुपये है और अन्नपूर्णा योजना में वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जाता है। कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना कब आई थी? तो ये आई थी आपकी 2016 में, 2016 में आई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें क्या था? परिवार की जो आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त धनराशि दी जाती है इसके तहत। परिवार की आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त धनराशि, ठीक। यदि हम अन्नपूर्णा की बात करें, अन्नपूर्णा योजना कब आई थी? ये आई थी आपकी 2002 से 3 में आई थी, 2003 में आई थी। केंद्र प्रायोजित योजना थी और लक्ष्य क्या था इसमें? उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका तीनों राइट हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक मतलब कि WPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है इसमें वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। सेकंड है इसकी गणना आधार वर्ष जो है 2011 से 12 के तहत की जाती है और प्राथमिक वस्तुओं का भारांक सर्वाधिक है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें 2 3 कर देते हैं हम, इसमें 1 3 कर देते हैं, इसमें चलिए इसके हिसाब से ही जवाब दीजिए। इसमें तीसरे ऑप्शन में कर देते हैं 1 2 3 तीनों। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? दस नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए WPI क्या करता है? इसमें वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता, केवल वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, तो ये तो गलत है। आधार वर्ष प्राथमिक वस्तुओं का भारांश अधिक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि तीसरी जो वस्तु हैं, तीसरी वस्तुओं का भार सर्वाधिक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। यदि इसके बारे में बात करें तो ये क्या करता है? वस्तुओं के जो थोक मूल्य में औसत परिवर्तन होता है उसको व्यक्त करता है। वस्तुओं के थोक मूल्य में औसत परिवर्तन को व्यक्त करता है। और क्या करता है? जो अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं की बिक्री का प्रथम मूल्य होता है और जो इसके आंकड़े जो होते हैं वो मासिक होते हैं। आंकड़े कैसे होते हैं? आंकड़े इसके मासिक होते हैं, ठीक। और वस्तुओं का भार देखें, वस्तुओं का भार तीन तरह की होती हैं। पहले में
प्राथमिक करेंगे, प्राथमिक में कितना भारांश होता है, वो होता है 22.62%। यदि सेकंड की बात करें तो सेकंड में आती हैं ईंधन और बिजली। तो इसका भारांश कितना होता है, इसका होता है 13.15%। यदि तीसरे की बात करें तो तीसरे में कौन सा आती हैं, इसमें आती हैं विनिर्मित वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं। विनिर्मित वस्तुओं का भार कितना है, ये है आपका 64.23%। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें ही एक आता है, ये तो है WPI, एक आता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो आप वो भी ध्यान रखेंगे। उसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों सम्मिलित की जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोर उद्योगों पर विचार करना है, उनको औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भारांश के क्रम में व्यवस्थित करना है। रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, इस्पात, कोयला। कौन सा राइट होगा इसमें, कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए, हम औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इनको क्रम बताएंगे क्या है। देखिए, पहले पाएगा आपका रिफाइनरी उत्पाद, दूसरे पाएगा बिजली, तीसरे पाएगा आपका इस्पात और चौथे पाएगा कोयला। तो 1 2 3 4 लगातार, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, GDP अविस्फीति कारक मुद्रास्फीति की गणना की सटीक विधि है। इसमें घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास केवल ए सही है, आर गलत है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही है, व्याख्या करता है, और ए गलत है, आर सही है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, यदि मौद्रिक GDP में वृद्धि हो और वास्तविक GDP में भी वृद्धि हो तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, GDP की कीमत में वृद्धि कहलाता है, ठीक है। GDP डिफॉल्टर फॉर्मूला का जो इस्तेमाल होता है यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस द्वारा किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है संपोषणीय विकास के बारे में। फर्स्ट है, यह अवधारणा वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने पर आधारित है, और इस अवधारणा का जो विकास वर्ष 1962 में वैज्ञानिक रचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, 1968 में जीव विज्ञान पॉल इरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम से हुआ। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत और दोनों सही। कौन सा राइट होगा इसमें, तेरह नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए, इसमें अवधारणा वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने पर आधारित है, ये ठीक है। और इसका विकास जो 1962 में वैज्ञानिक रचेल कार्सन की जो पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग, 1962 में जीव विज्ञान पॉल इरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन दोनों सही हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। संपोषणीय विकास यानी कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण विकास को भी सुरक्षित रखना है। इसका अर्थ ये होता है आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है।
ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें एक है बर्टलैंड आयोग, तो बर्टलैंड आयोग को भी ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1800 कब हुई थी? 1987 को हुई थी। इसमें था हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य। यदि एसडीजी गोल्स की बात की जाए, एसडीजी गोल्स जो हैं उनका लक्ष्य क्या है? वो है लक्ष्य प्राप्त करना है इनको 2030 तक। कितने हैं ये हैं 17। तो आपको 1 से लेके इनको क्रम में ध्यान रखना है कि 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, 3 में क्या आता है, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना केलकर समिति की सिफारिश पर 1987 में की गई थी। सेकंड है, इसे ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को बढ़ावा देने और उत्पादन गतिविधियों में सहयोग देने के लिए स्थापित किया गया था। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों गलत, दोनों सही। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी, 1975 में की गई थी। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मानव पूंजी को बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। मानव पूंजी के मार्ग में राष्ट्रीयता और संस्कृति की बाधाएं होती हैं। हमारे पास ऑप्शन है ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही, दोनों सही, व्याख्या सही करता है, दोनों सही, व्याख्या नहीं करता है। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, मानव पूंजी क्या होती है? मानव पूंजी होती है अदृश्य, अदृश्य होती हैं, धारक के शरीर और मस्तिष्क में बसी होती हैं। धारक के शरीर और मस्तिष्क में बसी होती हैं। ठीक है, इन्हें बेचा नहीं जा सकता है, जैसे कि इसमें लिखा है बेचा नहीं जा सकता है, ठीक है, लेकिन सेवाओं की जो बिक्री है वो की जा सकती है, सेवाओं की बिक्री दी जा सकती है इसमें, और प्रभा का जो निर्वाध है वो नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन ए तो राइट हो जाएगा, कथन तो पहला राइट हो जाएगा। अभी बात करें राष्ट्रीयता और संस्कृति में बाधा है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन दोनों ठीक हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं करेगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? रिकॉर्डों के सामने दिया राजनीतिक अर्थव्यवस्था और कराधान के सिद्धांत, जे एम कीन्स के सामने दिया जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और मिल्टन फ्रीडमैन के सामने दिया वेल्थ ऑफ नेशंस, अभिजीत बनर्जी और एस्ते डुफ्लो के सामने दिया पॉवर्टी एक्शन लैब। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस में कौन है? इसमें है आपके एडम स्मिथ, एडम स्मिथ हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कृषि के वित्त संस्थागत स्रोतों में सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों का प्रमुख स्थान है। वर्तमान समय में प्राथमिक और सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषिगत कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों गलत, दोनों सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा।
17 नंबर बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, सहकारी सहकारी साख संगठन का प्रारंभ कब हुआ था? सहकारी साख संगठन का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1904 में हुआ था। यदि प्राथमिक सहकारी समिति की बात की जाए, प्राथमिक सहकारी समिति और अल्पकालीन, ये जो करती हैं अल्पकालीन ऋण प्रदान करती हैं, ना कि दीर्घकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण। ठीक है। जो राज्य स्तर की होती हैं, जैसे कि राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो करती हैं, वो करती हैं दीर्घकालीन। तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में उपयोग होने वाले बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से, सकल घरेलू उत्पाद से यानी कि जीडीपी से, स्टॉक एक्सचेंज से, धारणीय विकास से। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज से। राष्ट्रीय आय की बात करें, राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में, किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य, वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, यह है राष्ट्रीय आय। ये जो है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र में शामिल होते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मामले में दोनों क्षेत्रों में शामिल। यदि जीडीपी की बात करें, इसमें क्या होता है? यह किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है। ये आकार और स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह योजना, इस योजना के तहत शहरी पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक का ऋण और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। सेकेंड है, इस योजना के तहत समय पर या समय से पहले ऋण वापसी करने पर 5% दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। ऑप्शन है हमारे पास, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2, केवल 1, दोनों सही। कौन सा राइट होगा? देखिए, कब शुरू की गई थी पीएम स्वनिधि योजना? ये इसका 2 वर्ष का कार्यकाल था, यानी कि 2020 से 2022 तक था। और जो ये इसमें दर थी वो 5% ना होकर के 7% थी। तो आपका ये गलत हो जाएगा, ये वाला ठीक है। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैडो बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है? म्यूचुअल फंड, हेज फंड, रिजर्व बैंक, प्राइवेट इक्विटी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, शैडो बैंक होता क्या? सामान्य, ये जो आते हैं सामान्य बैंक प्रणाली में नहीं आते हैं, लेकिन इन्हें प्रभावित करते हैं वो। इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे कि निवेश बैंक होता है, निवेश बैंक। और कौन सा होता है? म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड भी है। और बात करें हेज फंड की, तो हेज फंड भी है। एक होता है प्राइवेट इक्विटी, ये प्राइवेट इक्विटी है।
और कौन सा है, कौन सा नहीं है इसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, रिजर्व बैंक नहीं है। ठीक, ये कट जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा की गई थी। कौन सा राइट होगा, हमारे पास ऑप्शन है स्वामीनाथन समिति, जानकी रामन समिति, दांतेवाला समिति और हिल्टन यंग समिति। इसमें होगा आपका हिल्टन यंग समिति। ठीक है, यदि बात करें हम केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई की, तो वो क्या है, देखिए आरबीआई भी बोला जाता है केंद्रीय बैंक, आरबीआई। आरबीआई के बारे में इसकी स्थापना कब हुई है, 1934 के अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत 1935 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है इसका बात करा जाए तो मुख्यालय इसका मुंबई में। मुंबई में मुख्यालय है। प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे, वो थे सीडी देशमुख, सीडी देशमुख थे। ये भी बात ध्यान रखेंगे। सभी बैंकों, ये आरबीआई जो है सभी बैंकों का संचालन करता है, सभी बैंकों का संचालन करता है। ठीक है, देखिए जानकी रामन समिति कब आई थी, ये आई थी 1992 में आई थी। दांतेवाला कब आई थी, ये आई थी 1977 में आई थी। हिल्टन यंग समिति जब कब आई थी, ये आई थी 1926 में। आपको कमेंट करके बताना स्वामीनाथन समिति कब आई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है और यह सरकार को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। ऑप्शन है हमारे पास, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है, व्याख्या सही करता है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। बाईस नंबर बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है, ये ठीक है। यह सरकार को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन है हमारे पास इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी, हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और लोन कंपनी। देखिए इसमें आपका सारे हो जाएंगे, इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी और हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और लोन कंपनी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बैंक, एक तरफ बैंक दिए हैं, एक तरफ मुख्यालय दिया है। रिजर्व बैंक के सामने दिया मुंबई, यूनिट ट्रस्ट के सामने दिया कोलकाता, आवास बैंक के सामने दिया दिल्ली और लघु बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सामने दिया लखनऊ। ये बताना सुमेलित नहीं है। कौन सा राइट होगा, 1 और 3, 2 और केवल 2, केवल 3, 1, 2, 4, कौन सा राइट होगा इसमें कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए रिजर्व बैंक का कहाँ है, ये तो हमने बताया ही था। स्थापना कब बताई थी इसकी, हमने 1935 में इसकी स्थापना बताई थी।
राष्ट्रीय आवास बैंक की, ये यूनिट ट्रस्ट की भी हमने बताई थी। ठीक, यूनिट ट्रस्ट की बताई थी। आवास की कब हुई थी? आवास बैंक की ये हुई थी 1988 में हुई थी। और लघु उद्योग विकास बैंक की ये हुई थी 1990 में, 1990 में। यदि यूनिट ट्रस्ट की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये कोलकाता में नहीं है, ये भी मुंबई में ही है। और बाकी राष्ट्रीय आवास का दिल्ली में है, ठीक है, और लघु आवास का ये लखनऊ में है, ये भी ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख सृजन, ये बताना नहीं है। साख सृजन, साख का नियमन, नोटों का निर्गमन, विदेशी व्यापार का नियमन, कौन सा राइट होगा? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, साख सृजन का नहीं करेगा और विदेशी व्यापार का ये नियमन का नहीं करेगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। साख सृजन का जो कार्य है वो कौन करता है? साख सृजन का कार्य करता है वाणिज्यिक बैंक द्वारा किया जाता है। कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक द्वारा होता है, ठीक है। और ये जो होता है विदेशी व्यापार नियमन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? विदेशी व्यापार महानिदेशालय। विदेशी व्यापार महानिदेशालय, ये भी ध्यान रखेंगे, यानी कि DGFT। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रेपो की कम दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं। सेकंड है, अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक से सस्ती कम दर पर ऋण की प्राप्ति होती है। ऑप्शन है हमारे पास, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है, व्याख्या सही करता है, दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, रेपो रेट क्या होती है? RBI जो है RBI सरकारी सिक्योरिटीज पर, सरकारी सिक्योरिटीज पर कॉमर्शियल बैंक को पैसे उधार देती है। उधार देती है। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें दोनों सही होंगे और व्याख्या भी ठीक है। ऑप्शन डी, ये सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के संदर्भ में बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में सबसे पहले बैंकों में वैधानिक तरलता अनुपात को 1950 में लागू किया गया था। सेकंड है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वैधानिक तरलता अनुपात में कमी करके बैंकों के साख सृजन में वृद्धि की जाती है। ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, केवल 2, केवल 1 और दोनों सही। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, SLR की बात करें तो इसमें 1949 में लागू किया गया था। पहला तो वैसे गलत हो गया, ठीक है। ये क्या होता है SLR? इसमें बैंकों को अपनी जमा राशि का
बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना होता है। तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना होता है, या तो कैश के रूप में रख सकते हैं और या फिर सोने के रूप में रख सकते हैं। ठीक है। यदि बात करें हम SLR की, ये SLR हो गया। एक है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये होता है नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं इसे हिंदी में। ये क्या होता है? यदि इसकी बात करें तो ये कुल जमा राशि का वह प्रतिशत, कुल जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे बैंक को जोखिम रहित, संचालन के लिए नकदी के रूप में रखा जाना चाहिए। संचालन के लिए नकदी के रूप में रखा जाना चाहिए। ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसकी बात करें तो ये तो हो गया 1949 में। इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से विश्व के बड़े स्टॉक एक्सचेंज पर विचार करना है। इनको घटते क्रम में लगाना है, व्यवस्थित करना। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, पहले पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आएगा, दूसरे पे टोक्यो आएगा, फिर तीसरे पे लंदन आएगा और चौथे पे बॉम्बे आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सेंसेक्स में होने वाले उछाल को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। फर्स्ट है, कृषि समृद्धि दर में वृद्धि की संभावना, अच्छे मानसून की स्थिति। सेकंड है, निर्यात और आयात को प्रोत्साहन देने की नीति। और तीसरा है भ्रष्टाचार। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल ये डी है आपका 1, 2, 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, कृषि समृद्धि दर में वृद्धि की संभावना और अच्छे मानसून की स्थिति, ये ठीक है। निर्यात और आयात को प्रोत्साहन देने की नीति, ये भी ठीक है। भ्रष्टाचार, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका, तीनों राइट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय आर्थिक समृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6, 6.7, 7, 7.6। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6.7। क्या होती है आर्थिक समृद्धि? किसी अर्थव्यवस्था में, किसी
अर्थव्यवस्था में समय के साथ साथ वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कथन दिया है, भारतीय आर्थिक समृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारकों में बचत दर सर्वाधिक प्रभावी कारक है और कारण है बचत के बाद ही निवेश में वृद्धि और वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन हमारे पास वही है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है, दोनों सही है व्याख्या करता है और दोनों सही है व्याख्या नहीं करता है। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा, दोनों सही है व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं अत्यधिक जनसंख्या, खराब आधारभूत संरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर कम व्यय और निम्न प्रति व्यक्ति आय। सही उत्तर चुनना है, बताइए कौन सा राइट होगा? 1 2 1 4 1 2 3 या सभी? देखिए, जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDI, इसको कौन जारी करता है? HDI को UNDP जारी करता है, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है HDI। तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें आधारभूत जनसंख्या, खराब संरचना, आधारभूत संरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर कम व्यय और निम्न प्रति व्यक्ति है, इसमें सारे राइट हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कृषि से संबंधित, किससे संबंधित है? कृषि से, उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना योजनाओं को। फर्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एकीकृत बागवानी विकास मिशन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब आई थी? ये आई थी आपकी 2019 में आई थी। फसल बीमा की योजना की बात की जाए तो ये कब आई थी? ये आई थी आपकी 2016 में आई थी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो ये कब? ये आई थी 2020 में, 2020। एकीकृत बागवानी विकास मिशन 2014-15, 2014 और 15। कौन सा राइट हो जाएगा जिसमें 4 हो? तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हुए भूमि सुधार से संबंधित नहीं है? मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी में सुधार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि जोतों में सुधार। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका, देखिए, मध्यस्थों का उन्मूलन है, काश्तकारी में सुधार भी है, कृषि जोतों में सुधार भी है, लेकिन ये जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में स्थित निम्नलिखित कृषि जोतों के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम व्यवस्थित करना है। लघु जोत, मध्यम जोत, सीमांत जोत और बृहद जोत।
देखिए सीमांत जोत में कितना है, तो वो है 1 हेक्टेयर। सीमांत जोत में कितना है, 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर से 2.5 एकड़ तक, 2.5 एकड़ तक, ठीक है। मध्यम की बात करें, मध्यम में कितना है, वो है 4 से 10 हेक्टेयर, 4 से 10 हेक्टेयर। बृहद की या बड़े की बात की जाए तो वो कितना है, 10 हेक्टेयर। और लघु की बात की जाए तो लघु है 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट। पहला, दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर ये चौथा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार फसल बोने के बाद करती है, और सेकंड है न्यूनतम मूल्य के तहत सरकार द्वारा किसानों को अपनी फसल के लिए दी जाने वाली कीमत गारंटी है। ऑप्शन केवल 1, केवल 2, दोनों गलत, दोनों सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, एमएसपी में क्या होता है, एमएसपी की घोषणा सरकार फसल बोने के बाद करती है, बाद में नहीं करती है, पहले करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। कह रहा है न्यूनतम मूल्य के तहत सरकार द्वारा किसानों को अपनी फसल के लिए दी जाने वाली कीमत गारंटी है, हाँ ये ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी से नहीं है। अलग समिति, रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति, लकड़वाल समिति। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 4, 2, 3 और 4, उपयुक्त में से कोई नहीं, नहीं है बताना, ये ध्यान रखना है। देखिए अलग समिति कब आई थी, अलग समिति आई थी आपकी 1979 में आई थी। रंगराजन की बात करें तो ये आई थी आपकी 2014 में। तेंदुलकर की बात करें वो कब आई थी, 2009 में। लकड़वाला की बात करें तो वो कब आई थी, 1993 में। तो कौन सा राइट हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है एक तरफ देश दिए दूसरी तरफ मुद्रा दी है। फ्रांस के सामने दिया येन, जापान के सामने यूरो, सोमालिया के सामने रुपया, इंडोनेशिया के सामने सीलिंग। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए फ्रांस की क्या है, यूरो, जापान की येन, सोमालिया की सीलिंग, इंडोनेशिया की रुपया। कौन सा राइट हो जाएगा, ए का 2, बी का फर्स्ट, ए का 2, बी का फर्स्ट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है यह देश के भीतर और बाहर अल्पकालीन फंड प्राप्त करने का बाजार है। सेकंड है भारत में पूंजी बाजार को केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। कौन सा राइट होगा, हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों गलत, दोनों सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए ये कह रहा है देश के भीतर और बाहर अल्पकालीन फंड प्राप्त करने का बाजार है, नहीं, दीर्घकालीन फंड प्राप्त करने का बाजार है, दीर्घकालीन फंड। तो ये तो गलत हो जाएगा। कह रहा है भारत में पूंजी बाजार को केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, नहीं सीबीआई है, तुम सीआरबी है ना,
CRB, केंद्रीय रिजर्व बैंक। तो इसको कौन विनियमित करता है? इसको करती है सेबी, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ बैंक दिए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष दिए हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में, और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में। इंपीरियल बैंक की जो स्थापना हुई है 1921 में, और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना है वो हुई है 82 में। कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 2, बी का फर्स्ट। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक में ही है हमारा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज व्यवस्था पर 250,000 लोकतंत्र भारत में ग्राम सरकार की समीक्षा शीर्षक वाला नीति शोध पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? किसके द्वारा जारी किया गया? करंट का क्वेश्चन है। यह है आपका विश्व बैंक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृष्णा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसरो और नासा का एक संयुक्त प्रयास है। उद्देश्य स्थलीय जल तनाव और जल उपयोग की मात्रा निर्धारित करने जैसी समस्याओं का समाधान खोजना है। ऑप्शन हमारे पास वही ऑप्शन है, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इनमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान को प्रथम दर्जा प्राप्त हुआ है? तो किसका हुआ है? यह भी करंट का ही क्वेश्चन है। ये हुआ IIT बॉम्बे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ पुस्तक दी है, एक तरफ लेखक दिए हैं। सोर्स कोड के सामने दिया बिल गेट्स, द जननायक कपूरी के सामने दिया, कपूरी ठाकुर के सामने दिया आदित्य अनमोल, ऑन द अदर साइड अभिनव बिंद्रा, और ए शॉट एट हिस्ट्री रहमान अब्बास। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, सोर्स कोड बिल गेट्स, द जननायक कपूरी ठाकुर, आदित्य अनमोल, और ऑन द अदर साइड रहमान अब्बास, और ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा। कौन सा राइट हो जाएगा? ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का 4, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में, यानी कि करंट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो वो किसको किया गया है? वो किया गया है गौरव पांडे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक नियुक्ति व्यक्ति युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वो है संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष सुजाता सोनिक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी शुरुआत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा की गई। सेकंड है, इसके माध्यम से दिव्यांग छात्रों को चिकित्सा शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, और इस योजना का कार्य अवधि 5 वर्ष है। कौन सा राइट होगा इसमें? और ये पूछ रहा है सही नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1 और 2 राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ
सांस्कृतिक धरोहर दी हुई है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए हुए हैं। खौर की पूजा उत्सव त्रिपुरा, बेला ब्लॉक प्रिंटिंग झारखंड, अम्बुबाची मेला असम, महारानी मंदिर राजस्थान। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खार की पूजा महोत्सव कहाँ है? वो त्रिपुरा में। बेला ब्लॉक प्रिंटिंग ये है गुजरात में, न कि झारखंड में। अम्बुबाची मेला असम में है और महारानी मंदिर कहाँ है? ये है आपका जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए निम्नलिखित में से किसे भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया? किसको किया गया है? वो किया गया है गगन नारंग को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में समग्र स्कोर के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो वो कौन सा है? उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, गोवा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। हमने पार्ट 1 कवर किया। पार्ट 1 में हमने कवर किए 50 क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। थर्ड पार्ट में 40 क्वेश्चन। इस तरीके से 140 क्वेश्चन जीएस से और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी से आते हैं, तो 200 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।